हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बायोग्राफी। और जब भी इंग्लिश लिटरेचर में विक्टोरियन एज का नाम आता है तो उनमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और दूसरे जो राइटर इनके समकक्ष हुए हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, उनका भी काफ़ी नाम लिया जाता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के साथ साथ। करीब 65 ईयर्स लॉन्ग इनका करियर था एज ए पोएट। और उन 65 सालों में से 50 साल ये टॉप रैंकिंग पोएट रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के। और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर भरा पड़ा है बहुत सारे राइटर्स से। किसी भी एज को आप देख लीजिए, चाहे विक्टोरियन एज हो या उससे पहले की या उसके बाद में मॉडर्न, जो भी एज रही हैं सभी एजेस में देयर वर लॉट्स ऑफ राइटर्स। और सभी अलग अलग जॉनर्स में लिखते थे। उन सबके बीच में लगातार अपनी एक रेपो, एक पॉपुलैरिटी बनाए रखना, वो इनके जैसा कोई भी नहीं था। तो बात करते हैं इनके जन्म की। 1809 में इनका जन्म हुआ था समर्सबाई, लिंकनशायर, इंग्लैंड में। और अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी एक क्लर्जीमैन थे जिनका नाम था जॉर्ज क्लेटन टेनिसन, और माताजी का नाम था एलिजाबेथ। इनके पिताजी के पास वो पढ़ने के बहुत शौकीन थे। और वो चाहते थे, क्योंकि विक्टोरियन एज में साइंस काफी आगे बढ़ रहा था, तो इनके पिताजी चाहते थे कि इनका बेटा साइंस के फील्ड में या कुछ इन्वेंटिव फील्ड में आगे बढ़े, कुछ नया करे दुनिया के लिए। ऐसे काफी एम्बिशस थे इनके पिताजी। लेकिन ये पढ़ने में अच्छे थे और बुक वॉर्म थे लाइक जॉन मिल्टन। तो जब इनकी अर्ली एजुकेशन स्टार्ट हुई तो उस अर्ली एजुकेशन के दौरान ही इन्होंने अपने पापा की जो लाइब्रेरी थी उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। बहुत सारी बुक्स इन्होंने पढ़ी, चाहे वो ग्रीक एपिक्स थे जैसे होमर का ओडिसी। इसके अलावा जो इंग्लिश राइटर्स जो ओल्ड एज के थे उनकी भी बुक्स को इन्होंने खूब अच्छे से पढ़ा। और उसी वजह से इनका रुझान राइटिंग की तरफ बढ़ा। और सिर्फ 14 साल की उम्र में ही इन्होंने एक इपिक लिख दिया था, 6000 लाइन्स का, सोचिए, जिसका नाम था द डेविल एंड द लेडी। इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ लिख देना, भले ही वो इमेच्योर हो या बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है उसकी थीम और थॉट्स जो भी हैं वो दुनिया से मेल ना खाती हो, बट स्टिल ही कंपोज्ड 6000 लाइन्स एपिक एट द एज ऑफ 14। ग्रामर स्कूल में इनको भेजा गया था पहले, जहाँ पर 4 साल इन्होंने पढ़ाई की, लेकिन वो पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि वहाँ पर अक्सर बच्चों को मारा पीटा जाता था और ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहे। बाद में इनके चाचा ने इनको घर पे पढ़ाया, इनके पिता ने इनको घर पे पढ़ाया। और इस तरह से इनकी प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो कंप्लीट हुई। आगे बढ़ते हैं। 1827 में इनका एडमिशन होता है ट्रिनिटी कॉलेज में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, जो कि एक उससे एडॉक जो भी है एफिलिएटेड था। वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है आर्थर हेनरी हेलम से, जिनसे इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और इनकी मृत्यु पर ही इन्होंने एक एलिजी लिखी है जिसका नाम है इन मेमोरियम, आपको पता होगा। यूनिवर्सिटी के दिनों में ही इन्होंने एक पोएम पब्लिश की थी जिसका नाम था पोएम्स बाय टू ब्रदर्स, 1827 में। नाम इसका जरूर था पोएम्स बाय टू ब्रदर्स, बट एक्चुअली ये पोएम 3 भाइयों ने लिखी थी इनके। खुद ये थे और 2 इनके भाई थे, चार्ल्स और फेडरिक, जिन्होंने ये पोएम में अपना अपना कंपोजिशन कंट्रीब्यूट दिया था। इन 1829 में इनकी एक पोएम पब्लिश होती है टिम्बकटू, जिसके लिए इनको चांसलर्स गोल्ड मेडल मिलता है। और ये अपने आप में एक अचीवमेंट था। जो ये प्राइज था, काफी रेपो थी इसकी लिटरेरी वर्ल्ड में। और ये अपने आप में एक अचीवमेंट था जो इन्होंने हासिल किया। 1830 में इन्होंने पहला अपना सोलो कलेक्शन, जिसमें कोई भाई शामिल नहीं था या कोई और शामिल नहीं था, इन्होंने पब्लिश किया, जिसका नाम था पोएम्स चीफली लिरिकल। और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा, पब्लिक के बीच में भी और क्रिटिक्स के बीच में भी। फिर जब जैसे ये बड़े हुए, मेच्योरिटी बढ़ती गई, और फिर इन्होंने अपनी पोएम्स और बड़े बड़े लेवल पे पब्लिश की। लेकिन 1833 में जो इनकी पोएम आई थी लेडी ऑफ शैलट, तो लेडी ऑफ शैलट को पब्लिश करने के बाद इसमें जो क्रिटिक्स थे उन्होंने बहुत इनकी बुराई की कि पूरा एकदम सेंटिमेंटल इंसान है, कुछ मेच्योरिटी नहीं है, या कोई पता नहीं कैसे क्या लिखता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्करेज हुए। और 10 साल तक, 1833 से लेकर के 1842-43 तक इन्होंने कुछ भी पब्लिश नहीं किया। हालांकि इन दिनों में इन्होंने लिखना जारी रखा, लेकिन क्रिटिसिज्म के डर की वजह से 10 साल तक इन्होंने कुछ भी पब्लिश नहीं कराया। उस 10 सालों में लिखते तो रहे।
उसके बाद फिर जब थोड़ा और ज़िंदगी में अनुभव बढ़ा और साथ ही इनके फ्रेंड की अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई, जिसकी वजह से इनने एक पोएम कंपोज़ की जिसका नाम था एलिजी जो थी इन मेमोरी ऑफ एएचएच अर्थर हेनरी हेलम इन मेमोरियम जिसका शॉर्ट में नाम है इन द वैली ऑफ कॉटरेज। ये इनकी 2 पोएम्स इन्होंने बाद में पब्लिश कराई। इसी वक़्त थॉमस कार्लाइल जो कि बहुत अच्छे एसेइस्ट हुए हैं विक्टोरियन एज के, वो इनके दोस्त बन गए। वो इनको काफ़ी एप्रिशिएट करते थे। 1842 में पोएम्स नाम से इनका एक पोएट्री कलेक्शन पब्लिश हुआ, जो कि क्रिटिक्स और पब्लिक के बीच में इट वाज़ हाइली सक्सेसफुल और इसकी सफलता से ही इनको और मोटिवेशन, एनकरेजमेंट मिलता है और एक के बाद इनके बहुत सारे पोएट्री कलेक्शन पब्लिश हुए, जिनमें आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज़ करके आप देख सकते हैं। इनका नाम मैंने लिख रखा है जैसे लॉक्सली हॉल, ब्रेक, 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 ये एक लिटिल लिरिक पोएम है। यूलिसिस जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, आपके सिलेबस में भी है और न्यू वर्ज़न ऑफ द लेडी ऑफ शैलट जो कि काफ़ी पब्लिश उस समय क्रिटिसाइज़ हुआ था 1833 में। उसके बाद इन्होंने उसमें कुछ अ बदलाव किया। पहले इसमें 21 स्टेंजास थे, बाद में इन्होंने उसमें 19 स्टेंजास किए और कुछ थीम्स बदली होगी, जिसकी वजह से बाद में ये इट वाज़ मैच्योर फ्रॉम द प्रीवियस वन जो कि काफ़ी एंड्यूरिंग फेम काफ़ी इसको फेम मिली है पब्लिक में और ये आगे बढ़ते गए। जैसे कि जॉन कीट्स की लाइफ में 1819 का जो वर्ष था, वो उनकी प्राइम कह सकते हैं कि प्राइम टाइम था। उसी हिसाब से 1850 का जो वर्ष था, वो टेनिसन की ज़िंदगी में प्राइम था, क्योंकि इसी वक़्त ये एक के बाद एक इनके पोएट्री कलेक्शन पब्लिश हुए और सारे के सारे सक्सेसफुल हुए। इवन द क्वीन ऑफ हिज कंट्री जिनका नाम था क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने इनको बुला कर के सम्मानित किया, काफ़ी तारीफ़ की क्योंकि उस समय इनके जो इनकी पोएम पब्लिश हुई थी इन मेमोरियम, उस पोएम में उनको काफ़ी सूदिंग इफ़ेक्ट मिला क्योंकि रानी विक्टोरिया ने भी अपना हस्बैंड जल्दी में ही खोया था, जिसकी वजह से वो जब पोएम पढ़ी तो उनको अपने हस्बैंड की याद आई या जो भी उनको सूदिंग इमोशंस मिली, तो काफ़ी उन्होंने उनको बुला के रिवार्ड दिया और इनको अच्छे से तारीफ़ की और इसी साल इन्होंने अपनी शादी भी की। शादी की इन्होंने एमिली सेलवुड से, जिनसे ये करीब जब इनकी उम्र 13 साल की थी, तब से ये इनसे प्रेम करते थे। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक तपस्या की तरह इन्होंने वो कंप्लीट हुई और ना केवल लिटरेरी वर्ल्ड में, अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी ही वाज़ हाइली सक्सेसफुल। ब काफ़ी अच्छी इनकी शादी हुई और काफ़ी सफल भी रही। जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में कल्चर में चलता है कि भाई शादी हुई, कुछ दिनों बाद ही उसमें ब्रेक हो जाता है, इनके साथ ऐसा नहीं हुआ और विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है 1850 में और उसी साल इनको पोएट लॉरेट बनाया गया, जो कि ये उस समय रहे हैं 1892 तक उस पोस्ट को इन्होंने बना के रखा और इंग्लिश लिटरेचर के टेन्योर में, इतिहास में इनका सबसे लॉन्ग टेन्योर कहा जाता है। काफ़ी मतलब इतने दिनों तक उस पोस्ट को बनाए रखने में एक रिकॉर्ड है इनके नाम पर। इसके अलावा पॉलिटिकल जो एक पद होता है बैरन का, वो इनको क्वीन विक्टोरिया ने दिया 1884 में और वहाँ उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी इनको जैसे अपने राज्यसभा का टिकट दे दिया जाता है। किसी-किसी को यूँ ही एक लिटरेरी वर्ल्ड का हो या कोई जाना-पहचाना जो कुछ सीट्स आरक्षित रहती हैं, ठीक उसी तरह से इनको एक सीट दे दी गई हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। काफ़ी उस फ़ील्ड में भी अच्छे से सक्सेसफुल हुए। वर्जीनिया वुल्फ जो एक राइटर थी, उन्होंने इनके नाम पर इनको डेडिकेट करते हुए एक प्ले लिखा था, फ्रेश वाटर, जिसमें इन्होंने इंटरव्यू के तौर पे दिखाया इनकी कि इनका इंटरव्यू लिया जा रहा है इनके 2 फ्रेंड्स के द्वारा। ये याद रखने वाला टॉपिक है कि कौन-सा प्ले इनके नाम पर वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा था। आगे इनके मेजर वर्क्स को देख लेते हैं। डेथ इनकी होती है 6 अक्टूबर 1892 में। 83 साल की उम्र में और इनका जो एपिटफ है वो कहता है कि ओह दैट प्रेस विल हैव मी नाउ। प्रेस जैसा कि 1833 में जब ये इनका क्रिटिसिज्म हुआ था, बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, तो डर गए थे कि इतना ज़्यादा अगर ऐसा हुआ होगा तो कुछ नहीं कर पाएँगे, लिख नहीं पाएँगे। लेकिन ज्यों ही मैच्योर हुए, पॉपुलर हुए तो लोग पब्लिश करने लगे इनकी बुक्स को। तो उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि लास्ट वर्ड्स उसके ये थे कि कम से कम अब मेरा नाम छापा जाएगा। प्रेस का मतलब यहाँ पे छपाई से है कि अब कम से कम इनका नाम किताबों में, पेपर्स में छपा जाएगा। मेजर वर्क्स
आपको मैंने ऑलरेडी बताए हैं, आप वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। पब्लिकेशन डेट के साथ भी कुछ वर्क्स हैं, बाकी अक्सर यही पूछा जाता है कि किसी पोएम का नाम दे दिया जाता है कि हू इज़ द राइटर या हू इज़ नॉट राइटर, तो इस हिसाब से आपको पढ़ लेना है। जो इनके मेन पोएट्री कलेक्शन है, वो चीफली लिरिकल 1830 में आया था और पोएम्स बाय टू ब्रदर्स 1826 या 7 कह सकते हैं एक्चुअली इसको। और बाकी जो ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं, यूलिसिस, लोटस ईटर्स, 2 प्ले भी उन्होंने लिखे हैं, क्वीन मैरी और हेराल्ड, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए। इनको क्लोज़र ड्रामा कहा जाता है, सिर्फ़ पढ़ने लायक, दे कैन नॉट बी एनेक्टेड ऑन स्टेज। बाकी और छोटी-छोटी पोएम्स, लिरिक्स हैं जो इन्होंने लिखी थी, काफ़ी पॉपुलर हुई पब्लिक में। तो ये थी बायोग्राफ़ी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। सारे पॉइंट्स मैंने इसमें शामिल किए हैं आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। उम्मीद है आपको समझ में आया है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नेक्स्ट वीडियोज़ के जो नोटिफ़िकेशन आपको रिसीव होते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।